नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। एलेक्स माइकलेड्स का मशहूर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द साइलेंट पेशेंट। सोचिए, एक कामयाब चित्रकार अपने पति की हत्या कर देती है और फिर खामोश हो जाती है पूरी तरह। हाँ, और ये खामोशी ही इस कहानी का कह सकते हैं दिल है। एलिसिया बेरेंसन, एक प्रतिभाशाली कलाकार, अपने पति गैब्रियल, जो एक जाने माने फैशन फोटोग्राफर थे, उनको गोली मार देती है, घर में, कुर्सी से बंधा हुआ। और उसके बाद से एक शब्द भी नहीं, पूरी तरह चुप। तो जाहिर है पहला सवाल यही उठता है, क्यों? इस चुप्पी के पीछे क्या राज है? हमारे पास एलिसिया की डायरी के कुछ हिस्से हैं जो उसने हत्या से पहले लिखे थे, और उसके मनोचिकित्सक थियो फेबर के नोट्स भी। हाँ, थियो ही शुरुआत में हमारे गाइड होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कहानियों में नजरिए अक्सर बदलते रहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए एलिसिया बेरेंसन की इस खामोश दुनिया की पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस रात पर चलते हैं जहां सब कुछ बदल गया। क्राइम सीन वो काफी भयानक था। अंधेरा घर, गैब्रियल कुर्सी से बंधा हुआ, चेहरे पर गोलियों के निशान, दीवारों पे खून के छींटे। हाँ बिल्कुल। और इसी खौफनाक नज़ारे के बीच खड़ी थी एलिसिया बेरेंसन। पुलिस की टॉर्च की रोशनी में उसकी सफेद ड्रेस चमक रही थी, चेहरा एकदम सपाट, कोई भाव नहीं। नीचे एक बंदूक पड़ी थी, पास में चाकू भी था, और एलिसिया की कलाइयों से ताज़ा खून रिस रहा था, जैसे उसने खुद को। हाँ, जैसे खुदकुशी की कोशिश की हो। और जब पुलिस उसे बचाने आगे बढ़ी तो उसने विरोध किया, जैसे वो वही रहना चाहती हो, उस मंजर के साथ। अजीब है, अस्पताल में जान बच गई पर आवाज चली गई। हमेशा के लिए। पुलिस ने पूछताछ की, गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला। हर मौके पर वो बस पत्थर की मूरत बनी रही, एकदम खामोश। ये चुप्पी अपने आप में एक चीख जैसी लगती है। और फिर उसने एक बयान दिया, पर शब्दों से नहीं, रंगों से। एक पेंटिंग बनाई, अपना सेल्फ पोर्ट्रेट, नाम रखा अल्सिस्टिस। हाँ, वो एल्सिस्टिस पेंटिंग, उसमें वो नग्न है, कलाई पर वो ताजे घाव साफ दिख रहे हैं। और हाथ में एक ब्रश पकड़ा है जिससे लाल रंग या शायद खून टपक रहा है। हाँ, और सबसे अजीब बात, सामने रखा कैनवस बिल्कुल खाली है। बिल्कुल। और उसका चेहरा हमारी तरफ है, होंठ हल्के से खुले हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। ये एल्सिस्टिस वाला एंगल बड़ा दिलचस्प है। माइथोलॉजी में तो एल्सिस्टिस अपने पति के लिए जान देती है। हाँ बिल्कुल, राजा एडमेटस की जगह वो मौत चुन लेती है, हाँ। पति के लिए बलिदान। लेकिन यहाँ तो एलिसिया ने पति की जान ली है, तो फिर ये टाइटल क्यों? यही तो सवाल है। क्या वो खुद को एल्सिस्टिस जैसा महसूस कर रही है? किस तरह? या ये मिथक किसी और तरह से जुड़ा है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच उतना सीधा नहीं है। बिल्कुल। क्या ये पछतावा है, कोई गहरा राज, या कुछ और ही चल रहा है उसके दिमाग में? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने आता है थियो फेबर। थियो फेबर, फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट। उसकी अपनी जिंदगी भी काफी उथल-पुथल भरी रही है ना? हाँ बिल्कुल। बचपन का ट्रॉमा, पिता का हिंसक बर्ताव, चिंता की बीमारी, यहाँ तक कि एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी। शायद यही वजह है कि वो एलिसिया के केस की तरफ खिंचा चला आता है। उसे लगता है कि वो एलिसिया को समझ सकता है, उसे ठीक कर सकता है। हाँ, उसमें एक जुनून सा है एलिसिया को ठीक करने का। वो जानबूझकर द ग्रोव में नौकरी लेता है। ये एक हाई सिक्योरिटी फोरेंसिक यूनिट है जहां एलिसिया को रखा गया है। और जब वो पहली बार एलिसिया से मिलता है, वो देखती है कि एलिसिया भारी दवाओं के नशे में है, लगभग बेजान सी। आंखों में कोई चमक नहीं, कोई भाव नहीं। ये देखकर थियो का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वो ठान लेता है कि वो इस चुप्पी की दीवार को तोड़कर रहेगा। तो थियो की इस कोशिश में हम भी शामिल हो जाते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। और इसका एक दरवाजा खुलता है एलिसिया की डायरी से। हाँ, वो डायरी जो उसने हत्या से कुछ हफ्ते पहले लिखना शुरू किया था। ये डायरी हमें एलिसिया की हत्या से पहले की जिंदगी की एक झलक देती है। बाहर से एकदम परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी। गैब्रियल के लिए उसका प्यार, उसका जुनून साफ छलकता है उसमें। वो लिखती है कि कैसे गैब्रियल उसकी दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे सतह के नीचे की दरारें दिखने लगती हैं। हाँ, गैब्रियल का कभी कभी भड़क जाना, उसका गुस्सा। घर में किसी घुसपैठिए के होने के शक पर उनकी बहस होती है, जिसमें गैब्रियल एलिसिया की चिंता को खारिज कर देता है। हाँ, वो घुसपैठिए वाला हिस्सा वो काफी परेशान करने वाला है। एलिसिया को लगने लगता है कि कोई उनके घर के बाहर से उन पर नजर रख रहा है, एक आदमी। वो उसे अपने स्टूडियो की खिड़की से देखती है।
पाक में महसूस करती है। उसका डर बढ़ता जाता है, लेकिन गैब्रियल इससे उसका वहम समझता है। यहाँ तक कि उसका डॉक्टर वेस्ट भी उससे पैरानॉइड करार देता है, मतलब कि वो बेवजह शक कर रही है। बिल्कुल, और यहीं सुनने वाला भी दुविधा में पड़ जाता है। क्या एलिसिया वाकई में पैरानॉइड हो रही है या फिर खतरा असली है और कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा? वो डायरी में गैब्रियल के भाई मैक्स के आने से होने वाली अपनी असहजता के बारे में भी लिखती है। मैक्स के साथ उसकी बहस भी होती है। और फिर डायरी का अंत, वो एकदम अचानक और डरावना है। एलिशिया की आखिरी एंट्री बस इतनी है कि वो आदमी, वो देखने वाला, अब घर के अंदर है। और फिर खामोशी, डायरी वही खत्म। ये पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या यही आदमी हत्यारा था या कहानी कुछ और है? यही सवाल थियो के दिमाग में भी है। वो एलिशिया के आसपास के लोगों से मिलना शुरू करता है। द ग्रोव की एक दूसरी मरीज एलिफ, गैब्रियल का भाई मैक्स बेरेंसन जो आर्ट डीलर है, एलिशिया का कजिन पॉल रोज और उसकी आर्ट गैलरी का मालिक जीन फेलिक्स मार्टिनो। हाँ, और हर किसी के पास कहानी का अपना वर्जन है, अपनी सच्चाई है। मैक्स कुछ छुपाता हुआ लगता है, पॉल शायद उतना सीधा नहीं है। और जैसे जैसे थियो एलिशिया की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी अपनी जिंदगी वो बिखरने लगती है। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कैथी, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये खुलासा थियो को अंदर तक तोड़ देता है। तो अब उसकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों उलझ गई हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो एलिसिया के अतीत के टुकड़े जोड़ रहा है। मैक्स से पता चलता है कि एलिसिया ने सालों पहले अपने पिता की मौत के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, और पॉल एलिसिया के पिता की एक और खौफनाक कहानी सुनाता है कि कैसे बचपन में उसके पिता ने छत पर खड़े होकर कहा था कि काश एलिसिया मर जाती। ये सब एलिसिया के गहरे ट्रॉमा की तरफ इशारा करते हैं। बाप रे। और दूसरी तरफ थियो खुद एक गहरे इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है। कैथी के धोखे ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया है। उसकी पुरानी थेरेपिस्ट रूथ उसे सलाह देती है कि कैथी को छोड़ दे, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। लेकिन थियो गुस्से, जलन और बदले की भावना में अंधा हो चुका है। वो कैथी और उसके प्रेमी का पीछा करने लगता है। उनकी जासूसी करता है। उसके मन में हिंसक विचार आने लगते हैं। ये दिखाता है कि कैसे धोखा और जुनून एक समझदार इंसान को भी तोड़ सकता है, उसे गलत रास्ते पर धकेल सकता है। उसका दर्द शायद असली हो, पर उसका तरीका गलत होता जा रहा है, और ये सब उसके फैसलों पर असर डाल रहा होगा, एलिसिया के केस को लेकर भी। सही कहा। और फिर उसे एक और बड़ा सुराग मिलता है। पता चलता है कि द ग्रोव का ही एक और मनोचिकित्सक, डॉक्टर क्रिश्चियन वेस्ट, वही डॉक्टर जिसने एलिशिया को पैरानॉइड कहा था। हाँ, वही। पता चलता है कि वो हत्या से पहले सालों तक एलिशिया का अनौपचारिक रूप से इलाज कर रहा था। ये बात उसने सबसे छुपाई थी। क्यों? एक और राज। अच्छा, थियो एलिशिया के साथ अपने थेरेपी सेशंस जारी रखता है। हाँ, वो उसे पेंटिंग करने के लिए उकसाता है। उम्मीद करता है कि शायद कला के जरिए वो अपनी खामोशी तोड़ दे। वो उसे अल्सिस्टिस नाटक की कॉपी भी देता है, शायद ये सोच करके ये उसे कुछ कहने पर मजबूर करेगा। और फिर वो बोल पड़ती है। हाँ, एक दिन बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से एलिसिया बोल पड़ती है। सालों की चुप्पी टूट जाती है। ये तब होता है जब थियो उससे उसके पिता के बारे में सवाल करता है, उस छत वाली घटना के बारे में। एलिसिया की आवाज कांप रही होती है, लेकिन वो बोलती है। और क्या कहती है वो? और वो जो कहानी सुनाती है वो चौंकाने वाली है। वो कहती है कि हत्या वाली रात वही वॉचर नकाब पहने घर में घुसा था। उसने गैब्रियल और एलिसिया दोनों को बांध दिया था। ओके। फिर उसने गैब्रियल पर बंदूक तान दी और उसे एक भयानक चुनाव करने को कहा, या तो वो मरे या एलिसिया मरे। हे भगवान। एलिसिया के अनुसार गैब्रियल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, उसे मार दो। उसने एलिसिया को चुन लिया मरने के लिए। उसने उसे धोखा दिया। क्या? ये सुनकर तो दिल दहल जाता है। एलिसिया कहती है कि गैब्रियल के शब्द सुनकर नकाबपोश हमलावर भी हैरान रह गया और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। लेकिन गैब्रियल का धोखा? वो एलिशिया बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उसने खुद बंदूक उठाई और अपने पति के चेहरे पे गोलियां दाग दी। ये कहानी ये कितनी भयानक और दुखद है, और सच कहूं तो काफी विश्वसनीय भी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक पत्नी का दिल टूटना और धोखे का इतना भयानक बदला, ये एलिसिया की खामोशी, उसकी पेंटिंग, उसका ट्रॉमा सबको समझाती हुई सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे पहेली सुलझ गई। हाँ, थियो को भी ऐसा ही लगता होगा। एलिशिया का बोलना उसकी बड़ी कामयाबी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, इसके कुछ ही समय बाद एलिसिया अपनी यूनिट में बेहोश पाई जाती है। ऐसा लगता है कि उसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है।
शायद अपराध बोध के कारण। लेकिन ऐसा था नहीं। नहीं, थियो जब उसकी जांच करता है तो उसे कलाई पर एक छोटा सा ताज़ा निशान मिलता है। ये ओवरडोज नहीं था, ये मॉर्फिन का इंजेक्शन था। किसी ने एलिसिया को मारने की कोशिश की थी, उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश। और शक किस पर जाता है? डॉक्टर क्रिश्चियन वेस्ट पर। हाँ, तुरंत। उसका एलिसिया के साथ छुपा हुआ अतीत था। वो शायद डर गया था कि एलिसिया उसका राज खोल देगी। थियो पुलिस को क्रिश्चियन के बारे में बताता है। लगता है असली अपराधी अब पकड़ा जाएगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया होगा। बिल्कुल। पुलिस क्रिश्चियन वेस्ट से पूछताछ कर ही रही होती है, तभी उन्हें एलिसिया के कमरे से कुछ मिलता है, उसकी डायरी। वही डायरी जो हत्या वाली रात के बाद से गायब थी। ओह, और उसमें? इस डायरी में एक आखिरी पन्ना है, एक आखिरी एंट्री जो एलिसिया ने कोमा में जाने से ठीक पहले लिखी थी। और ये आखिरी एंट्री ये सब कुछ बदल देती है। ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, एलिसिया उस एंट्री में लिखती है कि उसे इंजेक्शन किसने दिया, और वो ये भी बताती है कि उस रात घर में घुसने वाला नकाबपोश हमलावर कौन था। कौन था वो? वो हमलावर, वो वॉचर, वो डॉक्टर क्रिश्चियन वेस्ट नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद थियो फेबर था। क्या? थियो? उसका थेरेपिस्ट? दिमाग सुन्न हो गया। हाँ, एलिसिया लिखती है कि थियो ही उस रात उनके घर आया था। क्यों? क्योंकि थियो को पता चल गया था कि उसकी पत्नी कैथी का अफेयर गैब्रियल के साथ चल रहा था। ओह, तो ये बदला लेने आया था। बदला? हाँ, पर हिंसक तरीके से नहीं। वो बस गैब्रियल का असली चेहरा एलिसिया को दिखाना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसे कैथी का असली चेहरा दिखा था। वो गैब्रियल को बेनकाब करना चाहता था। तो उसने गैब्रियल को वही चुनाव करने पर मजबूर किया, तुम या तुम्हारी पत्नी? हाँ, वो देखना चाहता था कि क्या गैब्रियल भी उतना ही स्वार्थी है जितनी कैथी निकली, और गैब्रियल ने वही किया। उसने खुद को चुना। थियो को जो चाहिए था वो मिल गया। गैब्रियल बेनकाब हो गया। और थियो वहां से चला गया। उसका इरादा मारने का नहीं था। नहीं, उसका इरादा हत्या का नहीं था। लेकिन उसके जाने के बाद टूटे हुए दिल और गुस्से से भरी एलिसिया ने वो किया जो थियो ने नहीं किया था। उसने गैब्रियल को मार डाला। और बाद में जब एलिसिया ने थियो को पहचान लिया, हाँ, शायद उसकी आवाज से या किसी और सुराग से, तब थियो डर गया। उसे लगा कि अगर एलिसिया बोल पड़ी तो उसका सच सामने आ जाएगा कि वो उस रात वहां था, कि उसी ने घटनाओं की उस श्रृंखला को शुरू किया था जिसने हत्या तक पहुंचाया। तो पकड़े जाने के डर से और अपने अपराध बोध से बचने के लिए थियो ने एलिसिया को मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और एलिसिया कोमा में जाने से पहले डायरी में सब कुछ लिख गई। बिल्कुल। पुलिस थियो के घर पहुंचती है, उनके हाथ में एलिसिया की डायरी। थियो का खेल खत्म। एक मनोचिकित्सक जो दूसरों के मन की गहराइयों को समझने निकला था, खुद अपने ही जुनून और धोखे के जाल में फंसकर अपराधी बन गया। क्या कहानी है वाकई में। खामोशी, सदमा, धोखा, प्यार, नफरत, बदला, कितनी सारी परतें हैं इसमें। एलिसिया की खामोशी वो सिर्फ ट्रॉमा की वजह से नहीं थी, उसमें अपने किए का अपराध बोध भी था, गैब्रियल के धोखे का दर्द भी, और शायद आखिर में थियो को फंसाने और सच को सामने लाने का एक तरीका भी। उसकी खामोशी के कई मतलब थे। और थियो की कहानी, एक मददगार दिखने वाले इंसान के अंदर इतना अंधेरा कैसे छुपा हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं, और हर बयान पर, चाहे वो डायरी में ही क्यों ना लिखा हो, आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। थियो पूरी कहानी सुना रहा था, लेकिन अपनी नजर से, अपने सच को छुपाते हुए। हर कोई अपनी कहानी का नायक होता है, या कम से कम पीड़ित। बिल्कुल। थियो ने भी अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश की होगी, कैथी के धोखे को वजह बताया होगा, लेकिन अंत में उसके कर्मों ने उसे अपराधी बना दिया। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी जिंदगी की कहानी को कितना गढ़ते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं, और हमारे अतीत के अनदेखे जख्म, हमारे दबे हुए सदमे उसे कितना आकार देते हैं। क्या खामोशी कभी सच में टूटती है, या वो बस अपना रूप बदल लेती है, एक पहेली से दूसरी पहेली बन जाती है? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा, लेकिन द साइलेंट पेशेंट हमें ये जरूर दिखाती है कि इंसानी मन कितना जटिल है, और सच अक्सर सतह के बहुत नीचे दबा होता है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।